अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सो दिल जान नावल के आज 21 एपिसोड एंड सेकंड लास्ट एपिसोड है। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने नावल के एपिसोड्स। नावल नेम है दिल जान, राइटर मानिया खान। एपिसोड है 21। रोज़ गहरी नींद में गुम सो रही थी जबकि गज़ान जो कब का उठ चुका था सर के नीचे हाथ रखे मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देख रहा था, जिसकी खूबसूरत लाइट ग्रीन आँखें सोए होने के सबब पलकों की ओट में छुपी हुई थीं, जबकि उसकी घनी लंबी पलकें गज़ान को बार बार खुद को छूने पर उकसा रही थीं। गुलाबी पंखरी होंठ सोते हुए भी मुस्कुराहट में ढले हुए थे, जबकि खूबसूरत चेहरे पर सुकून ही सुकून था। वो सोती हुई गज़ान को इस कदर प्यारी लग रही थी कि उसका दिल कर रहा था वो अपने सीने में छुपा कर उसे इस दुनिया से दूर ले जाए, जहाँ इन दोनों के अलावा कोई ना हो। आखिर जब ज़्यादा खुद पर कंट्रोल न रहा तो गज़ान ने आगे होकर उसके फूले हुए गालों पर लब रखे थे, जबकि अपने चेहरे पर उसके होंठों का लम्स और उसकी मूंछों की चुभन महसूस करते दिलरोज़ ने चेहरे की अजीबोगरीब जाविया बनाते आहिस्ता से अपनी आँखें खोली थी। उसके उठने पर गज़ान के चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा गहरी हुई थी। आंखें खुलते ही दिलरोज़ को गज़ान का मुस्कुराता चेहरा नज़र आया तो पहले वो गायब दिमागी से उसके चेहरे को देखती रही, मगर जैसे ही उसकी गुजरी रात याद आई, उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था और अगले ही पल वो गज़ान के कमर के गिर्द बाजू लपेटते उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी। उसका ये शर्मीला अंदाज गज़ान को कहकहा लगाने पर मजबूर कर गया था। उठ भी जाओ दिलरोज़, अगर यूं ही शर्माती रहोगी तो तुम मेरी नीयत ख़राब कर दोगी और फिर हम कमरे से बाहर कैसे जाएंगे? गज़ान ने उसे तंग करने के लिए शरारती अंदाज में कहा तो दिलरोज़ ने उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारा था। नहीं तंग करे ना, शर्मीले अंदाज में कहती वो गज़ान के सीने में और खुद छुपने की कोशिश करने लगी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, गज़ान ने उसके बालों पर लब रखते कहा, जिस पर दिलरोज़ ने महज कहते उसे बोलने की इजाज़त दी थी। तुम खुश तो हो ना? गज़ान के सवाल पर दिलरोज़ ने अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाते उसे देखा था और फिर मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया था। हाँ मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपका साथ पाकर, अपना आप मुकम्मल पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मुस्कुराते हुए गज़ान को जवाब देते दिलरोज़ ने थोड़ा ऊपर होकर उसकी थोड़ी पर रब रखे थे, जबकि गज़ान उसके जवाब पर सरशार होता उसके होंठों को चूम चुका था। उसकी इस हरकत पर दिलरोज़ उसे घूर भी ना सकी थी और वापस उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी। जब तक तमाम मर्द हजरात घर पर रहे दिलरोज़ कमरे से बाहर नहीं निकली थी, जबकि गज़ान अपने काम पर जा चुका था। सबके जाने के बाद आखिर दिलरोज़ हिम्मत करती कमरे से बाहर निकली तो उसका सबसे पहले सामना मुसर्रत बेगम से हुआ था, जो उसका शर्मीला और निखरा हुआ रूप देखकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़कर उसका माथा चूम गई। अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा ऐसे ही खुश रखे, तमाम बुरी और हासद नज़रों से दूर रखे और एक खूबसूरत ज़िंदगी उसका मुकद्दर लिखे। मुसर्रत बेगम ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरते उसे सच्चे दिल से दुआएं दी थीं। दिलरोज़ ने दिल ही दिल में उनकी दुआओं पर आमीन कहा था। मुसर्रत बेगम बेहद खुश थीं दिलरोज़ और गज़ान को यूँ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता देखकर। सुबह गज़ान के चेहरे की खुशी और ताज़गी देख भी वो बहुत कुछ समझ गई थी, मगर अब दिलरोज़ को देख उन्हें अपने शक पर यकीन हो गया था कि दिलरोज़ वाकई गज़ान को माफ़ कर चुकी है और वो दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। सारा दिन दिलरोज़ वर्षा के साथ ही रही थी और उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेलती रही थी। दानियाल के घर होते वो वर्षा के पास हाजरा बेगम को भटकने भी नहीं देता था, जबकि उसके पीछे दिलरोज़ ये काम सरअंजाम देती थी। हाजरा और सबा दोनों ही वर्षा को दानियाल और दिलरोज़ के गज़ान से दूर करने की वर्षा को दानियाल और दिलरोज़ को गज़ान से दूर करने की प्लानिंग कर रही थी, जिससे सब लोग ही अनजान थे, मगर अंदर ही अंदर वो दोनों माँ बेटी बहुत बड़ा प्लान तैयार कर चुकी थी। दानियाल जब घर आया तो वर्षा सो चुकी थी, जबकि उसके वापस आते ही दिलरोज़ अपने कमरे में वापस जाने लगी, मगर तभी दरवाजे से पलट कर दानियाल के पास आई थी। मुझे बात करनी है दानियाल भाई। दिलरोज़ के कहने पर दानियाल हाँ में सर हिलाता उसे सोफ़े पर बैठने का इशारा कर चुका था और ख़ुद भी सोफ़े पर उसके साथ बैठ गया, जबकि नज़रें बेड पर सोई हुई वर्षा पर टिकी हुई थी। मुझे आपसे ये कहना कि आप प्लीज़ सबा को अपनी ज़ुबान में समझा लें, क्योंकि मैं तो उसे हर तरीके से समझा कर थक चुकी हूँ, मगर वो शायद मेरी बात समझना नहीं चाहती, तो प्लीज़ उसे अपनी ज़ुबान में समझा दें कि मेरे शोहर से दूर रहे और अपनी बुरी नज़र और बुरे इरादे हमारे रिश्ते से दूर रखे। दिलरोज़ की बात दानियाल को समझ तो नहीं आ रही थी, मगर दिलरोज़ के लहजे की संजीदगी देख वो इतना तो समझ गया था कि बात ज़रूर बहुत सीरियस है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात की, तो प्लीज़ मुझे सही से बताओ पूरी बात। दानियाल के पूरी बात पूछने पर दिलरोज़ ने उसे कल वाला वाक़या निकाल कर सब बता दिया था कि कैसे सबा गज़ान के पीछे हाथ धो कर नहीं बल्कि नहा धोकर पड़ी है। दिलरोज़ की बात जहाँ वो सबा की वजह से दिलरोज़ के सामने शर्मिंदा हुआ था, वहीं उसे सबा पर बेहद गुस्सा भी आया था।
सॉरी यार, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी सबा से इस तरह की, मगर मैं भूल गया कि वो है तो मेरी माँ की तरबियत ही ना। जैसा मैं उनकी तरबियत में रहकर था बिल्कुल वो भी वैसी ही हो गई है। मैं कोशिश करूँगा उसे समझाने की, और ये भी कि वो अब तुम्हारे और गज़ान के दरमियान ना आए। दानियाल ने शर्मिंदगी से दिलरोज़ से कहा तो दिलरोज़ को उसका शर्मिंदा होना अच्छा ना लगा। आप माफ़ी मत मांगे प्लीज़ भाई, मुझे बुरा लग रहा है। दिलरोज़ ने उसके शर्मिंदा होने पर कहा तो दानियाल ने मुस्कुरा कर उसे देखा था, मगर अंदर ही अंदर वो अभी भी शर्मिंदा था सबा की वजह से। ग़ज़ान आज दिलरोज़ के कहने पर उसकी और वर्षा की पेंटिंग बनाने वाला था। ये पहली बार था कि वो दिलरोज़ के अलावा किसी और की भी पेंटिंग बनाने वाला था। वो तीनों इस वक्त छत पर मौजूद थे। दिलरोज़ और वर्षा छत पर ग़ज़ान के ही रखे झूले पर बैठी थीं, जबकि ग़ज़ान कैनवस सेट कर चुका था। अभी वो पेंटिंग शुरू करने ही लगा था कि तभी दानियाल भी छत पर आया था। रुको जीजा जी, मैं तो रह ही गया, दानियाल ग़ज़ान से कहता दिलरोज़ और वर्षा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। तुम कहाँ आ रहे हो? नज़र नहीं आ रहा मैं उन दोनों की पेंटिंग बना रहा हूँ। चलो शाबाश, 9 तो 11 हो जाओ यहाँ से। ग़ज़ान ने उसे घूरते हुए कहते साथ ही ब्रश पकड़े हाथ से उसे जाने का इशारा किया था। चुपचाप मेरी भी पेंटिंग बनाओ, या फिर ये कहो ना कि तुम मेरी खूबसूरती को कैद नहीं कर सकते अपने रंगों से। दानियाल ने गर्दन अकड़ते कहा तो दिलरोज़ ने पीछे मुड़कर उसे ऐसे देखा जैसे कहना चाहती हो कौन है यहाँ खूबसूरत। जबकि उसके देखने पर दानियाल ने उसका मुँह वापस आगे कर दिया था। वर्षा भी मुंह पर हाथ रखे खीखी कर रही थी, जबकि ग़ज़ान ने दानियाल की बात पर अफसोस से नाम में गर्दन को हिलाया था। बस अल्लाह कुछ भी बनाए, खुश फहम ना बनाए। खैर खड़े रहो तुम पीछे, आखिर नज़र वट्टू का होना भी ज़रूरी है ना तस्वीर में। अब 2 खूबसूरत परियों की पेंटिंग बना रहा हूँ तो नज़र लगने का तो डर होगा, मगर तुम नज़र वट्टू का काम दोगे तो नज़र नहीं लगेगी, इसलिए खड़े रहो। ग़ज़ान दानियाल से कहता पेंटिंग शुरू कर चुका था, जबकि दानियाल ने अभी से कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि दिलरोज़ ने पीछे मुड़कर उसे घूर कर देखा, जिस पर बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह गया था। मगर तभी उसने वर्षा को देखा, जो चुपचाप मगर बहुत एक्साइटेड बैठी थी अपनी पेंटिंग के लिए, और वर्षा को खुश देख दानियाल के चेहरे पर भी खुद ही मुस्कुराहट बिखर गई थी। वर्षा, मैंने कहा भी था तुम्हें कि मत खाओ हाफ़ फ्राई आमलेट, अब हो गई ना तुम्हारी तबीयत ख़राब, चलो अब ये मेडिसिन खाओ। दानियाल वर्षा को डांटते हुए बोला, क्योंकि वर्षा ने हाफ़ फ्राई आमलेट खा लिया था और दानियाल ने उसे खाने से मना किया था, क्योंकि उसे पता था वर्षा को हाफ़ फ्राई एग नहीं सूट करता। मगर वर्षा फिर भी खा गई थी और अब चकराते सर और मतली करते दिल के सबब कमरे में ढिठाल बैठी थी। बस कर तो दानियाल, उसको थोड़ी पता था कि उसको नहीं रास आएगा, नासमझ है वो। मसर्रत बेगम ने दानियाल को डांटते हुए कहा तो वर्षा ने मुंह बिगाड़ते उसे देखा था, जबकि दिलरोज़ उसके पास बैठी उसका सर दबा रही थी। ताई अम्मी, मैं उसकी बेहतरी के लिए ही कह रहा था, मगर मजाल है जो ये मेरी बात सुने। अब इसको तकलीफ़ में देख मुझे ही तकलीफ़ हो रही है ना, पर ये समझती ही नहीं। दानियाल ने वर्षा को फिक्रमंदी से देखते कहा तो मसर्रत बेगम उसकी बात पर मुस्कुरा पड़ी। हाँ पता है मुझे, मगर बेटा वो नासमझ है ना, अभी तो उसका दिल किया तो खा लिया उसने, अब उसे थोड़ी पता था कि उससे रास नहीं आएगा। मसर्रत बेगम की बात का उससे पहले दानियाल कोई जवाब देता, वर्षा मुंह पर हाथ रखती वॉशरूम की तरफ भागी थी, जबकि मसर्रत बेगम और दानियाल भी उसके पीछे गए थे। वॉशरूम बेसिन पर झुके वर्षा को उल्टी करता देख दानियाल परेशान हुआ था। उल्टी करके मुंह धोने के बाद वर्षा पीछे उनकी जानिब पलटी तो उसके चेहरे पर बेहद खुशी थी। अभी आपने देखा, मुझे उल्टी आई अभी, मतलब कि अब मेरा बेबी भी आने वाला है, वर्षा ने खुशी से चीखते हुए कहा तो दानियाल के साथ मुसर्रत बेगम की भी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। क्या हुआ वर्षा, और तुम इतनी खुश क्यों हो? दिलरोज़ ने वॉशरूम में आते पूछा, जबकि चेहरे से वो निढाल लग रही थी। वो दिलरोज़ आपी, मेरा ना कुछ नहीं दिलरोज़, बस ऐसे ही कुछ भी बोल रही है। वर्षा अभी बोल ही रही थी कि दानियाल ने उसके मुंह पर हाथ रखते दिलरोज़ से कहा। दानियाल और वर्षा को नासमझी से देखते दिलरोज़ ने मसर्रत बेगम को सवालिया नज़रों से देखा, जिनका चेहरा हंसी जब्त करने के चक्कर में लाल हो गया था। क्या है आपको, बताने देना मुझे कि हमारा बेबी आने वाला है। आपने ही तो कहा था कि अल्लाह जी देंगे, तो उन्होंने दे दिया। वर्षा दानियाल का हाथ मुंह से हटाती बोली तो दानियाल ने उसे घूरा था। वर्षा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें उल्टी इसलिए आई क्योंकि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, कोई बेबी नहीं आने वाला, दानियाल ने वर्षा से कहा तो वर्षा मसर्रत बेगम के पास जाती उनके गले लग गई। अम्मी देखे ना, ड्रामे में तो लड़की को उल्टी आई तो सब कह रहे थे कि बेबी आएगा, पर मेरी दफ़ा क्यों नहीं आएगा? वर्षा ने रूठे अंदाज में पूछा तो मसर्रत बेगम को उसको जी भर कर प्यार आया था। बेटा अभी नहीं आएगा बेबी, अगर आपको बेबी चाहिए तो पहले अपनी मेडिसिन रोज़ खाया करो, ताकि आप जल्दी ठीक हो और बेबी संभाल सको। जब आप ठीक हो जाओगी तो बेबी आ जाएगा, अभी आपकी तबीयत ख़राब होने के सबब आपको उल्टी आई है।
मगर अगर आपको बेबी चाहिए तो मेरी बात माननी पड़ेगी। बोलो, लोगी ना रोज़ दवाई? वर्षा को मुसर्रत बेगम ने प्यार से समझाते पूछा तो वो हाँ में सर हिला गई, जिस पर उन्होंने उसका माथा चूमा था। उन्होंने वर्षा को बातों बातों में दवाई के लिए मनाया था, क्योंकि वह दवाई खाने में बहुत नखरे करती थी। मगर जो भी था, दानियाल बेचारा तो हर बार ही वर्षा की वजह से सबके सामने शर्मिंदा हो जाता था। दिल रोज़ जो तब से वो मुश्किल खड़ी थी, अचानक उसका दिल भी मतलाया तो वो भाग कर बेसन पर झुकी थी और सबको उसकी फ़िक्र हुई थी। दिल, क्या हुआ बच्चे? मुसर्रत बेगम ने दिल रोज़ से फ़िक्रमंदी से पूछा, जबकि दानियाल ने दिल की कमर सहलाई थी। पता नहीं अम्मी, कल से तबीयत ऐसे ही है, उल्टियाँ और चक्कर। दिल रोज़ ने बंद होती आंखें मुश्किल खोल कर कहा। ग़ज़ान को बताया? दानियाल उसे पकड़कर कमरे में लाया तो मुसर्रत बेगम ने पूछा। नहीं, वो कल सुबह चले गए थे ड्यूटी पर और 3 दिन नहीं आना उन्होंने, इसलिए मैंने परेशान नहीं किया। दिरोज़ के जवाब पर मुसर्रत बेगम मुस्कुराते हुए वर्षा की जानिब मुतवज्जा हुई, जो दिरोज़ को फ़िक्रमंदी से देख रही थी। वर्षा, आपको बेबी से खेलना है ना? मुसर्रत बेगम के सवाल पर वर्षा ने पुरजोशी से हाँ में सर हिलाया था, जबकि दानियाल ने नासमझी से मुसर्रत बेगम को देखा था। तो बच्चे तैयारी पकड़ो, क्योंकि दिरोज़ आपी का बेबी आ रहा है। मुसर्रत बेगम की बात पर वर्षा खुशी से उछली थी, जबकि दानियाल ने हैरत से दिरोज़ को देखा था। वहीं दिरोज़ ने मुसर्रत बेगम को हैरत से देखा। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? दिरोज़ ने हैरानगी से कहा तो उन्होंने उसके पास जाते उसके माथे पर प्यार किया था। वही जो तुमने सुना, कि तुम माँ बनने वाली हो और मैं दादी, और हम अभी डॉक्टर के पास जाकर ये बात कंफर्म करेंगे, डोंट वरी। मुसर्रत बेगम ने दिरोज़ का माथा चूम कर कहा तो दिरोज़ के गाल लाल हुए थे और हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर गए थे। अम्मी, अभी देखे ना, दिरोज़ आपी को भी उल्टी आई और आपने कहा कि उनका बेबी आएगा, तो मेरी मर्तबा क्यों नहीं? वर्षा की सुई वहीं अटकी थी। सिर्फ उल्टी से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ करना पड़ता है बेबी लाने के लिए। जो उसने किया है तभी बेबी आ रहा है। वर्षा की जिद से तंग दानियाल बिना सोचे समझे चिढ़कर बोला तो दिरोज़ ने उसे देखा था। दानियाल को बोलने के बाद जब एहसास हुआ कि वो बोल क्या गया है तो फ़ौरन शर्मिंदा होते कमरे से भाग गया, जबकि उसके कमरे से निकलने से पहले दिरोज़ का फेंका गया कुशन उसकी कमर पर ज़रूर लगा था। इस सब के दौरान जहाँ मुसर्रत बेगम हंस रही थी, वहीं वर्षा नासमझी से उन्हें देख रही थी, क्योंकि उसे दानियाल की बात समझ नहीं आई थी। एपिसोड सेकंड लास्ट। जान, अब कब वापस आ रहे हैं? फ़ोन पर ग़ज़ान से बात करती दिलरोज़ ने उससे पूछा, तो दूसरी तरफ ग़ज़ान उसके सवाल पर मुस्कुराया था। मेरे दिल को मेरी याद आ रही है, ग़ज़ान ने शरारती अंदाज में पूछा, तो दिलरोज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। बहुत याद आ रही है। अभी हमारी सुलह हुए 1.5 माह ही तो गुजरा है और हम मिशन पर चले गए। खैर, मैं आपसे वापस आने का इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। दिलरोज़ अपने दाएं हाथ के नाखून को मुंह में डालते हुए कहा, जबकि वो उस दौरान ऐसे शर्मा रही थी जैसे ग़ज़ान उसके सामने बैठा हो। दिल की बात पर फ़ोन की दूसरी जानिब मौजूद वो हैरान हुआ था। ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जिसके लिए मुझे जल्दी आना है? बताओ तो ज़रा मुझे। ग़ज़ान के पूछने पर दिलरोज़ ने गर्दन ना में ऐसे हिलाई जैसे वो उसे देख रहा हो। नहीं, अगर बता दिया तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा। आप वापस आ जाएं, फिर आपको बताऊंगी। दिलरोज़ ने उससे कहा तो ग़ज़ान फ़ोन में उसके खिलखिलाहट सुनकर खुद भी मुस्कुरा पड़ा था। अब तो उसे और ज़्यादा जल्दी थी घर जाने की, ताकि जान सके कि आखिर दिलरोज़ का कौन सा सरप्राइज़ है। मगर अभी वो घर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका मिशन तकरीबन कंप्लीट हो चुका था और 2 दिन बाद उसकी सारी टीम ने अपने इस मिशन का अख्ताम करना था। इसलिए वो 2 दिन बाद ही घर जा सकता था। दानियाल, मुझे हस्पताल ले जाना आज। मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मैंने दवाई लेनी है। हाजरा बेगम दानियाल के पास जाती बोली, जो ऑफ़िस के लिए निकल रहा था। अम्मी, ऑफ़िस से वापसी पर ले जाऊंगा आपको, अभी आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। दानियाल ने घड़ी पर टाइम देखते कहा। मीटिंग तुम्हारे बाबा लोग देख लेंगे, तो मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, हाजरा बेगम ने बारोब लहजे में कहा। तो दानियाल ना चाहते हुए भी उनकी बात मान गया था। ठीक है, चलें चलते हैं। मैं ज़रा अपना बैग रख कर आया और वर्षा को भी साथ लेकर आता हूँ, उसका भी साथ चेकअप करवा दूँगा। दानियाल हाजरा बेगम से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि उसके वर्षा को साथ ले जाने वाली बात पर पहले तो हाजरा बेगम से मना करने लगी थी, मगर फिर कुछ सोचकर चुप कर गईं। थोड़ी देर बाद वो अपने साथ वर्षा को लेकर वापस आया था, तो हाजरा बेगम ने बमुश्किल चेहरे पर आने वाली नफ़रत के तासुरात को रोका था, जबकि वर्षा भी उनसे डरती दानियाल के पीछे छुपी थी। दिलरोज़ को भी साथ ले लो, उसकी तबीयत नहीं ठीक ना 2 दिन से, तो उसे भी हॉस्पिटल ले जाते हैं। तुम्हारी ताई अम्मी कह रही थी कि उसका चेकअप करवाना है, हम उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। दिल की प्रेगनेंसी का जिक्र किसी और से नहीं किया गया था, इसलिए हाजरा बेगम भी उस खबर से अनजान थी।
दानियाल ने हाजरा बेगम के दिलरोज़ की फ़िक्र करने पर पहले तो हैरान होते उन्हें देखा, मगर फिर हाँ में सर हिलाता दिलरोज़ के कमरे की जानिब बढ़ गया ताकि उसे भी साथ ले जा सके। उन दोनों को भी यहाँ बैठा दो और तुम चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। इन दोनों का बाद में चेकअप करवा लेना। हॉस्पिटल में पहुँचते ही हाजरा बेगम ने दानियाल से दिलरोज़ और वर्षा को रिसेप्शन के पास पड़ी चेयर्स पर ही बिठाने को कहा तो दानियाल ने नाम में सर हिलाते उन्हें मना किया था। नहीं अम्मी, उन्हें भी साथ लेकर चलते हैं, यहाँ दोनों अकेली खड़ी होकर क्या करेंगी। दानियाल के मना करने पर हाजरा बेगम को गुस्सा आया था, मगर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया था। कुछ नहीं होता दोनों को, कोई बच्चियाँ नहीं हैं, वैसे भी डॉक्टर के पास सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं, ज़्यादा लोगों का जाना मना है। हाजरा बेगम की बात पर दानियाल ने दिलरोज़ और वर्षा की जानिब देखा था। चलें जाएं दानियाल भाई, हम यहीं पर बैठे हैं। दिलरोज़ ने वर्षा का हाथ पकड़कर दानियाल से कहा तो वो हाँ में सर हिलाता हाजरा बेगम के साथ डॉक्टर रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि दिलरोज़ और वर्षा वहीं बैठ गई थीं। तकरीबन कोई 20 मिनट बाद उसके पास एक वार्ड बॉय आया था। मैम, आपके साथ जो सर थे वो आपको बुला रहे हैं इस तरफ। वार्ड बॉय की बात पर दिलरोज़ ओके कहती वर्षा का हाथ पकड़कर वार्ड बॉय के बताए गए कॉरिडोर की तरफ चली गई थी। कॉरिडोर में जाकर उसे कहीं पर भी दानियाल नज़र नहीं आया था, जबकि कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाज़ा खुला हुआ था जो शायद हॉस्पिटल के लॉन की तरफ खुल रहा था। ये समझकर कि दानियाल हाजरा बेगम के साथ शायद वहीं पर उनका इंतज़ार कर रहा है, वो वर्षा के साथ उस दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी, मगर जैसे ही वो कॉरिडोर के दरवाजे से बाहर निकल लॉन में दाखिल हुई, पीछे से 2 आदमियों ने आकर उसे और वर्षा को काबू करते अल्कोहल लगे रुमाल से उन दोनों को बेहोश कर दिया था और फिर किसी की नज़रों में आए बगैर वो दोनों वर्षा और दिलरोज़ को लेकर हॉस्पिटल से निकल गए थे। हाजरा बेगम का चेकअप करवाने के बाद दानियाल वापस आया जहां दिलरोज़ और वर्षा को छोड़कर गया था, मगर वहां उन दोनों को ना देख परेशान हुआ था और फ़ौरन रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचकर उन दोनों के बारे में पूछने लगा, जिस पर रिसेप्शनिस्ट ने लाइल्मी का इजहार किया था। अगले आधे घंटे में वो पूरे हॉस्पिटल में वर्षा और दिलरोज़ को पागलों की तरह ढूंढता रहा, मगर दोनों से कहीं ना मिली, जबकि हाजरा बेगम अपने चेहरे पर आने वाली खुशी को बमुश्किल छुपाए खड़ी थी। हाजरा बेगम को टैक्सी करवाकर वो वापस घर भेज चुका था और ख़ुद दोबारा से पूरा हॉस्पिटल देखने के बाद जब उसे दिलरोज़ और वर्षा कहीं ना मिली तो उसने कंप्यूटर रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक की थी, जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि किसी वार्ड बॉय ने आकर दिलरोज़ और वर्षा से कुछ कहा था और वो दोनों उठकर वहाँ से चली गई थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने फ़ौरन इस वार्ड बॉय को दानियाल के सामने पेश किया था, जबकि वार्ड बॉय दानियाल को देखकर काँप रहा था। बोलो, क्या कहा था तुमने उन दोनों से जाकर? कहाँ भेजा था तुमने उन दोनों को? दानियाल ने सीधा उसका गिरेबान पकड़ते गुस्से से पूछा था। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा था। वार्ड बॉय ने घबराते हुए झूठ बोला तो दानियाल ने अपने मजबूत हाथ का मुक्का उसके मुंह पर मारा था, जिससे वो ज़मीन पर गिरा था। सच सच बताओ, मेरी बीवी और बहन कहाँ हैं? क्या कहा था तुमने उन्हें जाकर? दानियाल उसके पास ज़मीन पर बैठता फिर से उसका गिरेबान पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए बोला, जिस पर वार्ड बॉय ने उसे डरते हुए सब बताया था। मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि मुझे एक आदमी ने उन दोनों से ये कहने के लिए कहा कि आपके साथ जो सर आए हैं वो आपका कॉरिडोर में इंतज़ार कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए उसने मुझे 5,000 रुपये दिए थे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। उस लड़के ने डरते हुए दानियाल को सारी बात बताई तो दानियाल ने गुस्से से पागल होते उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी थी, जिस पर वहाँ खड़े डॉक्टर्स ने जल्दी से आगे होकर दानियाल से उस वार्ड बॉय को बचाया था। छोड़ो मुझे, लानत हो तुम लोगों के इस हॉस्पिटल पर जिसमें तुम लोगों ने इस तरह के लालची और 2 नंबर लोग रखे हुए हैं जो चंद पैसों पर बिक जाते हैं। दानियाल खुद को उनसे छुड़ाता गुस्से से बोला, जिस पर वो लड़का शर्मिंदा होता उसके सामने हाथ जोड़ गया था। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे सारे कॉरिडोर की। उस लड़के का शर्मिंदा इग्नोर करते दानियाल ने वापस उस आदमी से कहा जिसने पहले दानियाल को सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी। दानियाल के कहने पर वो आदमी फ़ौरन सारे कॉरिडोर की फुटेज निकाल चुका था। 2-3 मिनट की फुटेज देखने के बाद उन्हें दिलरोज़ और वर्षा आखिर एक कॉरिडोर में नज़र आई थी, जिस पर उन्होंने उस कॉरिडोर को फ़ौरन जूम किया था, मगर वो तो उस कॉरिडोर से बाहर निकल गई थी और उन्हें इस कॉरिडोर में कोई और नज़र भी नहीं आया था। ये कॉरिडोर का दरवाज़ा जहाँ पर खुला है, इस जगह की फुटेज दिखाओ। सॉरी सर, मगर इस जगह की कोई कैमरा नहीं है। दानियाल के लोन की फुटेज मांगने पर सीसीटीवी फुटेज दिखाने वाले आदमी ने कहा तो दानियाल ने गुस्से से पास पड़ी कुर्सी पर लात मारी थी। क्यों नहीं है इस तरफ कैमरे? इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो हर जगह पर कैमरा होना ज़रूरी है ना? ना जाने किस तरह का हॉस्पिटल है ये, भाड़ में जाओ तुम सब लोग। वो गुस्से से कहता भागते हुए कंप्यूटर रूम से निकला था और फिर अपना फ़ोन निकाल कर दिलरोज़ के नंबर पर ट्राई करने लगा, मगर उसका फ़ोन मुसलसल पावर ऑफ आ रहा था।
दिलरोज़ और वर्षा के गायब होने पर सब लोग परेशान हो गए थे। फरियाद मलक, आसिफ मलक और अयूब मलक भी घर आ गए थे और सब लोग ही उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करने लगे। बस सबा और हाजरा बेगम को कोई फ़िक्र नहीं थी और वो दोनों आराम से अपने कमरे में बैठी थी। अयूब मलक की तो हालत बहुत ही बुरी हो रही थी। मुसर्रत बेगम, जिनका परेशानी से रो रो कर बुरा हाल था, उन्हें अचानक ग़ज़ान के बताने का ख़्याल आया तो फ़ौरन अपने फ़ोन पर ग़ज़ान का नंबर डायल करते उसे कॉल मिला चुकी थी। उनके कॉल करते ही दूसरी बेल पर ही ग़ज़ान ने कॉल रिसीव की थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हाल है आपका? ग़ज़ान ने हशाश बशाश लहजे में सलाम के बाद उनसे पूछा तो आगे से उसे मुसर्रत बेगम की हिचकी सुनाई दी। वक्त जैसे फिर से 1.5 साल पहले चला गया था, जब दिलरोज़ ने ग़ज़ान के कोयटा जाने पर ख़ुदकुशी की कोशिश की थी और यूं ही मुसर्रत बेगम ने रोते हुए ग़ज़ान को कॉल की थी। क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? सब खैरियत तो है ना? ग़ज़ान ने परेशानी से उनसे पूछा। ग़ज़ान दिलरोज़ रोने के सबब मुसर्रत बेगम से बात भी पूरी ना हुई थी, जबकि उनकी अधूरी बात ने ग़ज़ान को बेहद बेचैन किया था। क्या हुआ है अम्मी दिलरोज़ को? बताएं ना, क्या हुआ है? रो क्यों रही हैं आप? ग़ज़ान ने फ़िक्रमंदी से उनसे पूछा। बेटा, दिलरोज़ और वर्षा न जाने कहाँ चली गई हैं। कहाँ चली गई हैं से क्या मतलब है आपका? क्या हुआ उन दोनों के साथ? बताएं ना मुझे। मुसर्रत बेगम की बात पर ग़ज़ान ने फ़िक्रमंदी से पूछा, जबकि टेंशन के सबब वो अपने ऑफिस में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। ग़ज़ान के पूछने पर मुसर्रत बेगम ने रोते हुए उसे सारा वाक़या सुना दिया था कि कैसे वो दानियाल के साथ हॉस्पिटल गईं और फिर वहाँ से गायब हो गईं। उनकी बात सुनकर ग़ज़ान को ऐसे लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन किसी ने खींच ली हो। ऐसे कैसे कहीं गायब हो गई वो अम्मी? और दानियाल कहाँ था उस वक्त? वो उन्हें अकेला छोड़कर गया ही क्यों? ग़ज़ान ने परेशानी से पूछा था। मुझे कुछ नहीं पता ग़ज़ान, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मेरी दोनों बेटियां इस वक्त महफूज नहीं हैं। न जाने कहाँ हैं, किन लोगों के पास हैं। प्लीज़ तुम आ जाओ ग़ज़ान। तुम्हारे बाबा और तुम्हारे चाचू लोग सब उन्हें ढूंढ रहे हैं, मगर कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा। प्लीज़ तुम आ जाओ ग़ज़ान। मुसर्रत बेगम रोते हुए उससे इल्तिजा करती बोली तो दूसरी तरफ ग़ज़ान ने खुद को बेहद बेहद बेबस महसूस किया था। सॉरी अम्मी, मगर मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आज मेरे मिशन का आखिरी दिन है और आज हमने उन तमाम लोगों को बेनकाब करने जाना है जो हमारे मुल्क में रहकर हमारे ही मुल्क को खा रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, मुल्क की इज़्ज़त को नीलाम कर रहे हैं। अम्मी, मैं नहीं आ सकता, मैं चाह कर भी नहीं आ सकता। ग़ज़ान ने बेबसी से नम लहजे में कहा तो मुसर्रत बेगम के रोने में और ज़्यादा इजाफ़ा हुआ था। प्लीज़ ग़ज़ान आ जाओ, वो माँ बनने वाली है, तुम्हारी औलाद ख़तरे में है। मुसर्रत बेगम ने हिचकियों से रोते हुए कहा तो ग़ज़ान उनकी बात सुनकर जहाँ खड़ा था वहीं जामिद हो गया था। तो ये सरप्राइज़ था दिलरोज़ का। ये सोच आते ही दिल में उठती तकलीफ़ के सबब उसने ज़ोर से आंखें बंद की थी। मैं अपने वहाँ मौजूद दोस्तों से कहता हूँ कि वो नाके लगवाते हैं हर जगह। इंशाल्लाह हम उसे ढूंढ लेंगे। ग़ज़ान ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए थे और कॉल कट कर दी थी। कॉल बंद करने के बाद उसने फ़ौरन अपने एक आर्मी ऑफिसर दोस्त को कॉल मिलाई थी ताकि वो दिलरोज़ और वर्षा को ढूंढने में उसकी मदद कर सके। वो ख़ुद इस वक्त कराची में था, इसलिए उसका मरी में फ़ौरन पहुंचना बहुत मुश्किल था और फिर ऊपर से उनकी टीम की रेड करने की तैयारी मुकम्मल थी और आज रात मुकर्रर जगह पर रेड करने वाले थे। इसलिए वर्षा, दिलरोज़ और अपने बच्चे को वो अल्लाह के सुपुर्द करते अपने साथियों के साथ नारा तकबीर बुलंद करने के लिए वहीं रहा था, क्योंकि मुल्क के बेटे पहले अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। मगर वर्षा दिलरोज़ को ढूंढने के लिए वो अपने मुख्तलिफ़ दोस्तों और हेडक्वार्टर से मदद मांग चुका था। दिलरोज़ और वर्षा में सबसे पहले वर्षा की आंख खुली तो उसने भारी होते सर को थामते अपनी नज़रें इर्द गिर्द दौड़ाईं तो उसे मालूम हुआ कि वो किसी नामालूम कमरे में मौजूद है। इसलिए फ़ौरन सीधे होते उसने दिलरोज़ को झंझोड़ते हुए होश दिलाने की कोशिश की थी। वर्षा के झंझोड़ने पर दिलरोज़ को भी होश आया तो उसका सर भी बुरी तरह से चकरा रहा था। हम कहाँ हैं दिलरोज़ आपी? हमें कौन यहाँ पर लाया है? हबी कहाँ हैं? वर्षा ने रोते हुए दिलरोज़ से एक साथ कई सवाल पूछे थे, जबकि दिलरोज़ तो खुद डरी हुई और परेशान थी। इससे पहले वो वर्षा को जवाब देती, कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक औरत अंदर आई थी। कामदार लहंगा चोली पहने, बालों का जूड़ा बनाए और गले में पहने भारी सेट की तरह के डिज़ाइन के कंगन हाथों में पहने वो औरत अपनी शख्सियत से उन दोनों को डरने पर मजबूर कर गई थी। उस औरत के पीछे एक और औरत भी अंदर आई थी, मगर उस औरत का हुलिया पहली औरत से मुख्तलिफ थोड़ा सादा था। वाह चंबेली,
इस बार तो उस रशीद ने बड़ी ही खूबसूरत कलियां ला कर दी हैं। बड़ी कीमत लगेगी इनकी महफिल हुस्न में आज रात। वो औरत रोज़ और वर्षा को देख कर मुस्कुराते हुए अपने पीछे आने वाली औरत से मुखातिब थी जो उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। कौन हैं आप लोग और हमें यहाँ कौन लाया है? दिलरोज़ ने डरती हुई वर्षा को गले लगाकर मुश्किल अपना लहजा मजबूत करते उनसे पूछा तो उन दोनों औरतों ने बेढंगम कहकहा लगाया था। तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ हो? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तुम इस वक्त बाज़ार हुस्न में रेशम बाई के कोठे पर मौजूद हो। रेशम बाई की बात पर दिलरोज़ को यूँ लगा जैसे पूरे कमरे की छत उसके सर पर गिर गई हो। बेयकीनी के सबब वो कुछ बोल ही ना पाई थी। दिलरोज़ आपी, हमें घर जाना है। ये जगह अच्छी नहीं है, ये आंटियाँ अच्छी नहीं हैं, हमें घर जाना है। वर्षा दिलरोज़ का चेहरा अपनी तरफ करती रोते हुए बोली तो दिलरोज़ हाल में वापस आई थी। देखें, प्लीज़ हमें वापस जाने दें, प्लीज़ हमें जाने दें। हम शरीफ घराने की लड़कियां हैं, हम यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज़ हमें जाने दें। दिलरोज़ वर्षा को साइड पर करती रेशम बाई के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई बोली तो रेशम बाई के इशारे पर पीछे खड़ी चंबेली ने आगे बढ़कर दिलरोज़ के बाल पकड़ उसका चेहरा ऊपर किया था, जिससे दिलरोज़ दर्द के मारे चीखी थी। दिलरोज़ के चीखने पर वर्षा जल्दी से खड़ी होकर चंबेली से दिलरोज़ को छुड़ाने की कोशिश करती उसे मारने लगी। वर्षा के यूं आकर हाथापाई करने से चंबेली के साथ रेशम बाई को भी गुस्सा आया था और उसने आगे बढ़कर वर्षा को पकड़ते चंबेली और दिलरोज़ से दूर करते पीछे धक्का दिया था, जिसके सबब वर्षा के सर का पिछला हिस्सा जोर से दीवार के साथ टकराया था और अगले ही पल वो बेहोश होती ज़मीन पर गिर गई थी, जबकि उसके सर से तेज़ी से खून बहने लगा था। वर्षा की यूँ चोट लगने और बेहोश होने पर दिलरोज़ ने चेहरा ऊपर करते चंबेली के बाजू पर ज़ोर से काटा था, जिससे चंबेली ने उसके बालों पर गिरफ्त ढीली की थी और दिलरोज़ उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते फ़ौरन भागकर वर्षा के पास पहुंची थी। वर्षा, उठो, खोलो आंखें प्लीज़, देखो, उठो, तुम ऐसे नहीं कर सकती, उठो ना, हमें अभी घर भी जाना है तुम्हारे हब्बी के पास। प्लीज़ वर्षा उठो। दिलरोज़ अपने दुपट्टे का रोल बनाकर वर्षा के सर के पीछे रखते खून रोकने की कोशिश करते बोली और उसे उठाने लगी, जबकि चेहरा बेहद खौफज़दा था ये सोचकर कि वर्षा को कुछ हो ना जाए। चंबेली फिर से आगे बढ़ते दिलरोज़ को पकड़ने लगी, मगर रेशम बाई ने हाथ का इशारा करते उसे रोक दिया था। रहने दो, वैसे भी ये दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आज रात उनकी बोली लग जाएगी और मुझे यकीन है इनकी बहुत बोली लगेगी, क्योंकि दोनों का हुस्न अपनी कीमत खुद ही बढ़ाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं। रेशम बाई चंबेली से कहती वापस जाने के लिए पलट गई थी। प्लीज़ डॉक्टर को बुलाए कोई, उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। प्लीज़ कोई कुछ तो करो, वो मर जाएगी, मेरे भाई की वर्षा मर जाएगी। दिलरोज़ ने रोते हुए रेशम बाई से कहा, जो कमरे से बाहर निकलने वाली थी, मगर दिलरोज़ के पुकारने पर उसने पीछे मुड़कर देखा था। उसके चेहरे पर किसी किस्म का नर्म तासुर ना था। मर जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इतने से खून से कोई नहीं मरता, लिहाजा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। बेहिसी से कहते वो कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि चंबेली ने उनके पीछे निकलते कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था और दिलरोज़ पीछे रोते हुए वर्षा को होश लाने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी कोशिशें बेकार थीं। दानियाल, जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा कर अभी बाहर निकला था, उसके दिल में एकदम तकलीफ़ उठी थी और उसने फ़ौरन दिल पर हाथ रखा था। ये अचानक मेरे दिल में तकलीफ़ क्यों हो रही है? बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? ऐसे जैसे कोई मेरा अज़ीज़ मुझसे दूर जा रहा है। प्लीज़ अल्लाह जी, मेरी वर्षा और दिलरोज़ को अपनी हिफाजत में रखिएगा। दानियाल ने दिल पर हाथ रखते दानिया आसमान की तरफ देखते दुआ मांगी थी, जबकि बेचैनी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। वाह अम्मी, हमारा काम तो बड़ी आसानी से हो गया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कितनी आसानी से हमने रशीद की मदद से दिलरोज़ और वर्षा को गायब करवा दिया और किसी पर को हम पर शक भी नहीं होता। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। वैसे गायब तो हमने सिर्फ दिलरोज़ को कराना था, मगर लगे हाथ वर्षा का काम भी हमने कर दिया। अब वो दोनों हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर चली गई हैं, कभी भी पलट कर वापस नहीं आ सकेंगी। और गज़ान अब सिर्फ मेरा। सबा हंसते हुए हाजा बेगम से मुखातिब थी। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि दिलरोज़ और वर्षा को गायब करवाने के पीछे उन दोनों माँ बेटी का ही हाथ है। रशीद उसका यूनी फेलो था, जो बेहद आवारा लड़का था, और उसकी मदद लेते ही उसने दिलरोज़ और वर्षा को कोठे पर बेच दिया था। मुसर्रत बेगम, जो सबा के कमरे से बाहर गुजर रही थीं, उन्हें भी सबा की तमाम बातें सुनाई दी थीं और सदमे के मारे उनके हाथ मुंह पर गए थे। आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि दिल और वर्षा के गायब करवाने वाले तो उनके घर में बैठे हैं
और वो इधर से उधर दिलरोज़ और वर्षा को ढूंढने में लगे हुए थे। उन्हें सबा और हाजरा बेगम पर गुस्सा तो बहुत आया और उनका दिल किया कि वो भी अंदर कमरे में जाएं, दोनों माँ बेटी पर थप्पड़ों की बरसात कर दें, मगर उन्होंने तहम्मुल से काम लिया था और ख़ामोशी से वहाँ से चली गई थी। सो रीडर्स, ये थी एपिसोड नंबर 21 एंड सेकंड लास्ट। उम्मीद अच्छी लगी होगी। सो लास्ट एपिसोड अब रह गई है जो कि आपको इंशाल्लाह कल मिल जाएगी, मैं कोशिश पूरी करूँगी। सो अगर नावल अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी ज़रूर एपिसोड कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको मिलती रहें। सो स्टे ब्लेस्ड विद हैप्पीनेस, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।